हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2। जो हमारा पार्ट 2 है वो है पार्शियल लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारी प्रॉब्लम आती है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, कैसी पार्शियल लीनियर इक्वेशन होगा, अगर वो उसमें दिया भी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपकी दो टाइप की आती है, एक होमोजीनियस होती है, एक नॉन होमोजीनियस होती है। कैसा होता है? एक हमारा होमोजीनियस होता है, एक दोस्तों हमारा होता है नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या होता है, जो उसकी पावर होती है, उसके डेरिवेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे अगर सेकंड ऑर्डर का होगा तो सेकंड होंगे। जैसे हम लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर टू डेल टू जेड स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, या फिर हमने लिख दिया साइन एक्स वाई। ये क्या है दोस्तों? सेकेंड ऑर्डर का है, यानी इसके जो ऑर्डर है क्या है? सेम है, तो होमोजीनियस हो जाएगा। अगर इवन इसमें क्या है, दो टाइप के डेरिवेटिव लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका प्रॉब्लम का, जो सोल्यूशन को हल करने का मेथड क्या है। सपोज मैंने मान लिया है हमारी जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तहत एक हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, पार्शियल एन टर्म में दिया हुआ है डी एक्स एन प्लस a1। एक हमारी इसकी मैंने एक आपको समझाने के लिए कंसिडर किया हुआ है डी एक्स एन माइनस वाई और ये डी वाई, ठीक है। तो कुछ तरीके इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या एन टर्म तक जाएगी, तो डी एन जेड और डी वाई एन जो हमारा फंक्शन होगा उसका एक्स और वाई का होगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स वाई से है, जो हमारी एक इक्वेशन टाइप में दिया हुआ है। और हमारा जो a1 है, a2 है, a2 ये हमारे क्या है? एक तरीके से हमारे कांस्टेंट है। तो यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम इस तरीके से गिवन है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखने हैं। जैसे कि हम जो डेल जेड एंड डेल एक्स ले रहे हैं वह हमारा क्या है? डी जेड है। और जो हमारा डेल जेड और डेल वाई है उसको हम क्या डिनोट करते हैं? डी डैश जेड डिनोट करते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है, अगर हम डी लिख रहे हैं तो समझ जाना हमें डी डेल अपॉन डेल एक्स है, और हमारा डैश दिया हुआ है तो हमारा डेल अपॉन डेल वाई है। ये चीज आपको याद रखना है, ओके। एक तरीके हम क्या करें, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होता है स्टेप कि हमारी इक्वेशन इस टाइप में दी हुई है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप के बाद इसको फंक्शन बनाएंगे हम डी कामा डी डैश का जेड इक्वल टू जो हमारा फंक्शन दिया होगा एफ एक्स और वाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना होता है। जब हम सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन करेंगे तो हमारा दो टर्म आएगा, जो हमारा जेड निकल के आएगा वो सी एफ के प्लस पी आई के टर्म में निकल के आएगा। अब सी एफ क्या होता है? ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कैसा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और हमारा जो पी आई है ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा सी एफ है ये तुम्हारा एक तरीके से फंक्शन होगा। जो हमारा पी आई डिपेंड होता है ना, वो एफ एक्स कामा वाई पे डिपेंड होता है। यानी जो हमारा राइट हैंड का कॉलम बचेगा, राइट हैंड पे जो इक्वल पे लिखेंगे फंक्शन पे, उस पे हमारा क्या होगा? डिपेंड होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यानी हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा वो सी एफ प्लस पी आई से निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारा पी आई जीरो है तो हम क्या करते हैं, ओनली जीरो रख के सी एफ की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब हमारे कुछ मेथड है कि हम सी एफ को और पी आई को कैसे निकालेंगे। ओनली पहले मैं बात करता हूं एक सीरियल से कि आप कैसे इसको इजिली निकाल सकते हैं। सपोज मैंने हमारा फंक्शन हमारा एफ डी और डी डैश दिया हुआ है इक्वल एफ एक्स कामा वाई। सपोज यदि जीरो आ रहा है तो हमारा ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी पी आई हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हम डायरेक्ट सी एफ की वैल्यू की बात करेंगे। तो इसके हमारा जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, पहले हम बनाते हैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा डी टाइप का, अभी जो प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा ये आप स्टेप पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं प्रॉब्लम में लूंगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डी होता है उसको हम एम पुट करते हैं, जो हमारा डी डैश होता है उसको हम 1 लेंगे, और हमारा जो जेड है इक्वल टू 1 लेंगे। यानी हमारी जो इक्वेशन है उस तरीके से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने कोई भी इक्वेशन अभी मैंने मान लिया, जनरल एक मैंने ऐसे ही ज्यूम कर लिया, इस तरीके से कुछ हमें मिल जाएगी। कोई इक्वेशन मिल गई हमें। अब फिर हम क्या करते हैं ना, इसकी m1 और m1 है या m2 है, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को फाइंड हो जाती है, इसके रूट्स निकल जाते हैं, तो क्या है उसके भी कुछ, सपोज मैंने मान लिया इसका वैल्यू 1 और 2 कुछ निकल के आ रहा है,
सपोज पहले हमारा सी एफ देखते सोल्यूशन क्या बनेगा इसका। सपोज दैट मैंने मान लिया जो सी एफ का हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो F1 y प्लस M1 x होता है। ये आपको टर्म याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लस F2 y प्लस M2 x, इस तरीके से कुछ टर्म बनता है। अब क्या है, अगर सपोज दैट M1 की वैल्यू 1 आ गई या M2 की वैल्यू 2 आ गई तो कैसे रखेंगे हम, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा y है तो y हमारा क्या एज इट इज रहेगा। अब M1 का वैल्यू कितना आया, 1 आया तो हम x लिखेंगे, ये हो गया। अब F2 क्या है, y, M2 की वैल्यू 2 यानी 2x हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई सोल्यूशन की बात। अब सपोज दैट एक कंडीशन और बन जाती है, सपोज दैट M1 है या M2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, इवन तीनों इक्वल आ गई। जब तीनों इक्वल आ जाती है उसके लिए जो हमारा सोल्यूशन बनता है, जो हमारा सी एफ कुल मिला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आता है, वो किस तरीके से निकलेगा, F1 y mx x F2 y m x, यानी क्या किया हमने x का यहां x क्या किया, मल्टीपल कर दिया। सपोज दैट मैंने मान लिया अभी m इक्वल की, हमारी m की वैल्यू है ना, तीनों इक्वल आ गई, ये लो तीनों इक्वल आ गई, आ सकती है क्योंकि थर्ड ऑर्डर का है तो हमारा आ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे सीरीज को बढ़ा देते हैं। जैसे 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, इसको हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर F3 कर देंगे और y प्लस mx का इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको समझ में आ गया। अभी मैंने बताया कि सी एफ की वैल्यू को कैसे हम फाइंड करते हैं। अब इवन में एक प्रॉब्लम को कंसिडर करता हूं, फिर देखते हैं कि हम जो सी एफ हम ले रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से गिवन है, जो क्या कह रहा है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये हमारा टर्म क्या है, 0 है। यानी पीआई हमारी यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारा जो पीआई है वो हमारा क्या है, 0 है। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। तो देखते कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने क्या बताया था, इस टर्म को हम क्या करेंगे, डी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यही बताया था मैंने। तो हमारा क्या बताया था मैंने, जो हमारा डी है जो हम ले रहे हैं वो क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है, और हम जो डी डैश कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डेल अपॉन डेल वाई है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या स्क्वायर है, जेड एक्स के लिए है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो ये जेड स्क्वायर है, एक्स भी है वाई भी है, यानी दोनों टर्म होंगे, डी होगा और डी डैश होगा, माइनस 6 डी डैश है। अब क्या वाई के टर्म में, अब देखो वाई के टर्म में क्या है ना, स्क्वायर है, तो डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यानी क्या है, यहाँ जेड का टर्म है। ठीक है, यहाँ जेड इक्वल टू 0। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सिलरी सोल्यूशन होता है उसको हम फाइंड करते हैं कि हमारा एक्सिलरी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने बताया था डी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एम लेते हैं। ये आपको स्टेप याद रखने दोस्तों, ये छोटे छोटे स्टेप आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल करेंगे। अगर दोस्तों इवन आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब डी डैश इक्वल टू हम 1 लेते हैं और हमारा जो जेड बचता है उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। अब डी की जगह एम लेंगे, ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम, क्योंकि 1 एम 1 हो गया, डी डैश 1 हो गया, माइनस 6 डी डैश इक्वल टू 1 बताया था इसलिए ये हो गया 1, और जेड इक्वल टू 1 यानी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप हमारी ये इक्वेशन मिली, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर एक्सिलरी इक्वेशन के लिए एम की फॉर्म में मैंने इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करेंगे तो m माइनस 3 हो जाएगा ये, और ये क्या बचेगा, m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 3 और माइनस 2, यानी 2 सोल्यूशन बच गए हमारे। अब ये 2 सोल्यूशन बच गए तो मैंने CF के लिए इसको बताया था, CF हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, CF अब बताया था CF के लिए क्या है, F1 y क्या बताया था, mx। अब m की जगह क्या है, 3 है, यानी 3x हो जाएगा। अब F2 और ये हमारा हो जाएगा y। अब क्या बताया था, नेक्स्ट के लिए माइनस 2x, तो ये माइनस 2x। और हमारा जो PI है, यानी PI हमारा 0 है क्योंकि इक्वल टू हमारा क्या है, इक्वेशन में 0 है। ओके, यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। अब हमारा जो जेड का सोल्यूशन होता है जो मैंने बताया था वो क्या होता है, CF प्लस PI होता है। अब हमें PI तो ऑलरेडी हमें पता 0 है, अब हमने CF को क्या है यहाँ से फाइंड कर लिया है। तो हमारा जो फाइनली आंसर बचेगा वो बचेगा F1 y प्लस 3x प्लस F2 एंड y माइनस 2x। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने बात कर लिया कि इवन हमारा CF कैसे फाइंड होगा। अब हम बात करते हैं PI हमारा कैसे फाइंड होगा, क्योंकि हमारा Z इक्वल टू क्या होता है,
सी एफ होता है प्लस पी आई होता है। जो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ रूल है दोस्तों। ये आपको इवन दो टाइप का आएगा। जो हमारा फंक्शन निकलेगा केस फर्स्ट के लिए, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई के टर्म में है तो ई की पावर पर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी एक हमारा ई के टर्म में आता है। और सेकंड हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन बनता है एक्स और वाई का, जो इक्वल होगा वो बनेगा हमारा साइन के रूप में, साइन या फिर ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर बनेगा हमारा कॉस के रूप में ए एक्स प्लस बी वाई। एक दोस्तों और स्पेशल के साथ है, उसको मैं अभी नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। तो दो तरीके से हमारे फंक्शन बनते हैं पी आई के लिए, एक हमारा ई के टर्म में बनता है, एक हमारा क्या है साइन और कॉस के टर्म में बनता है। अब दोनों को निकालेंगे कैसे, बस उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक इवन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखो सपोज दैट हमें पी आई निकालना है, इसके लिए तो हम क्या करते हैं, वन हमारा रूल क्या है पी आई के लिए, वन एफ डी कामा डी डैश, जो हमारा डी का फंक्शन होगा, और हमारा एफ एक्स कामा वाई, यानी जो हमारा फंक्शन पी आई के लिए निकलेगा इक्वल जो जीरो रहेगा। ठीक है, अब हमें इसको फाइंड करना है तो कैसे, सपोज दैट मैंने एफ एक्स कामा वाई का जो हमारा फंक्शन है दिया हुआ है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के टर्म में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन फाइंड करेंगे पी आई वो कितना हो जाएगा, एफ डी डी डैश ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, ये हमारा क्या पी आई निकल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो ये वैल्यू हमारी है ना, हम डी की जगह क्या करते हैं, पुट करेंगे ए, इस कांस्टेंट एक्स का टर्म लेते हैं, और हमारा जो डी डैश होता है उसके लिए हम पुट करते हैं बी को, बी यानी डी और डी डैश है ना, वो ए और बी का जो हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा उसको यहां हम पुट करते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, सपोज दैट हमारा अब ये किसके टर्म में बन गया, ए और कामा बी के टर्म में आएगा, और ये ई की पावर ए एक्स इवन रहेगा और ये बी रहेगा। ये कुछ इस तरीके से फिर यहाँ हमें कोई वैल्यू फिर फाइंड हो जाएगी और इजिली हमारा पी आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। अगर सपोज दैट जो हमने वैल्यू पुट किया ए और बी, ए अब इवन बी पुट किया, अगर जीरो आ गया तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स का मल्टीपल कर देते हैं। हो सकता है ये हमारी जीरो वैल्यू एग्जिट कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और डेल अपॉन डेल डी लेते हैं, और अगेन क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेज से फिर ले जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करके फिर से क्या करते हैं, सेम स्टेप को अप्लाई करते हैं। ये तो हो गया हमारा साइन के रूप में। अगर सपोज दैट मैंने बताया साइन ए एक्स प्लस बी वाई के टर्म में दिया है, तब हम क्या करेंगे पी आई निकालने के लिए, अभी तो मैंने ई एक्स के लिए बताया। अब अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी वाई के टर्म में, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये टर्म बचता है ना, उसके लिए क्या है, जो डी स्क्वायर की वैल्यू में सिर्फ फाइंड होगी यहां से, वो होगी माइनस ए स्क्वायर, याद रखना है माइनस ए स्क्वायर, और यहां से हमारा जो डी डैश का निकलेगा वैल्यू वो निकलेगा माइनस बी स्क्वायर, और डी डैश का निकलेगा वो निकलेगा माइनस ए बी, यानी ये वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन रखेंगे और सेम क्या है, सेम रूल को फाइंड करेंगे। एक प्रॉब्लम को मैं लेता हूं और आपको डिस्कस करता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सी आई आपको समझ में आ गया, और पी आई वाला क्वेश्चन देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं। सपोज दैट मैंने डेल क्यूब अपॉन यू डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल क्यूब यू, एक मैं क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं, डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस यू डेल क्यूब यू एंड डेल वाई क्यूब इक्वल ई की पावर एक्स प्लस 2y। जो हमारा पी आई का क्वेश्चन आएगा वो हमारा ई की पावर के टर्म में रहेगा या फिर कॉस के टर्म में रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको पहले डी के टर्म में चेंज करते हैं हम, है ना। डी के टर्म में चेंज किए तो क्यू है, एक्स का फॉर्म है, तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा डी होता है वो क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स होता है, हमारा जो डी डैश होता है वह क्या होता है, डेल अपॉन डेल वाई होता है, यही हमारा होता है। अब देखो जब ये डी है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा। अब ये 3, अब ये स्क्वायर के टर्म है तो ये स्क्वायर होगा ना, डी स्क्वायर होगा। अब एक बचा तो कितना होगा, डी डैश हो गया, डी डैश प्लस 4 डी क्यूब है, ये हमारा हो गया डी क्यूब, और बचा हमारा यू, और हमारा जो फंक्शन एफ एक्स के लिए है वो 3x प्लस 2y है। ओके, यानी हमने जो फंक्शन है वो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, m के टर्म में एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों इजीली ये स्टेप क्या है। अब जब मैं 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया हूं कि इवन इस तरह स्टेप क्या है, तो आपको समझ में आ गया। जब अगर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको स्टेप याद रहेंगे किस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, मैंने बताया था डी की जगह हम क्या लेते हैं, m लेते हैं,
और डी डैश की जगह हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, जेड की जगह हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब इसको हमने पुट किया तो कितना आएगा एम क्यूब आएगा -3, ये डी स्क्वायर है 3m² और 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये डी डैश है, ठीक है, ये डी डैश है तो ये 4 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, आ गया 0, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं, इसको भी नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक। एक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब इसके हम सोल्यूशन देखेंगे क्या आएगा, m² m+1, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट को फाइंड करेंगे -4m और ये हो जाएगा m+1 4m+1 = 0। ओके, m+1 हमारा क्या यहां से कॉमन हो गया और इक्वेशन बन जाएगी m² - 4m+4 = 0। अब क्या है, ये m+1 हुआ और ये हमारा किसका m-2 का होल स्क्वायर है = 0। अब हमारा जो m का वैल्यू फाइंड हुआ वो कितना हुआ 2 और -1, क्योंकि यहां से क्या है 2 वाली वैल्यू फाइंड और m की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या है, इसके बाद मैंने बताया था जो हमारा CF निकल गएगा वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से F1 y + mx इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैंने F1 मान लिया, मैंने इसको भी 1 कंसिडर किया, तो y माइनस क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 1 - 1 है, पहले x हो जाएगा। अब आता है प्लस F2 लिया, F2 के लिए क्या है y 2 की वैल्यू है यानी +2x हो जाएगा। अब देखो C1 क्या है, 2 सेम वैल्यू आ गई ना, तो हम क्या करेंगे x का मल्टीपल करेंगे और ये हो जाएगा F3 y + 2x, यानी हमारा CF जो है यहां से फाइंड हो गया कि हमारा CF कितना निकल के आएगा। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा एक टर्म बचता है PI, क्योंकि इक्वल में क्या फंक्शन दिया हुआ है हमारा। अब हम PI की बात करते हैं, अभी मैंने रूल बताया था आपको कैसे फाइंड करना है। अब देखो PI के लिए एक बार रिवीजन कराता हूं थोड़ा सा। देखो PI के लिए क्या है, इसका D का फंक्शन लेते हैं, fx फंक्शन लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे इस टर्म में हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं D की A D'B, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तुम्हारा D का फंक्शन हमारा क्या निकला था, D³ -3D² एंड D' +4 D'³ और ये हमारा बचेगा फंक्शन e⁻x + 2y। ओके, यही था हमारा, देखो इक्वेशन हमारी यही तो मिली थी, यहां से हमने इसको पुट कर दिया। अब मैंने बताया था जो इसकी कांस्टेंट टर्म है 1 और 2, इसको क्या पुट करते हैं, मैंने मान लिया D = 1 होगा और D' = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने यहां से निकाला, देखो यहां से, ठीक है, ये यहां से निकाला है इसके कांस्टेंट टर्म। अब ये और ये वैल्यू को यहां पुट करना है, तो हम पुट करेंगे, देखो आपको इजिली अब दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो 1/, ये कितना हो जाएगा 1³ -3 D² है, D है यानी 2 और 1 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2, यही तुम्हारा आएगा 2 ही तो आएगा। अब ये +4 और D' = कितना है 2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब हो गया, ठीक है, EX + 2y। अब इसको सॉल्व करो, कितनी वैल्यू देखो आ रही है, ये कह रही है कि 1³ - 6 प्लस, अब ये कितना हुआ 2 दूनी 8 और 8 चौक 32 32 और e⁻x + 2y। अब ये कितना आएगा 33 मैंने 27, यानी हमारा आ गया 27 e⁻x + 2y। अब देखो ये तो हमारा आ गया। अब हमारा जो फाइनल आंसर कितना आया था वो z = क्या होता है, CF होता है, CF + PI होता है। अब हमारा CF का वैल्यू कितना फाइंड हुआ था, ये हमारा का CF का वैल्यू था, यानी हम लिख सकते हैं F1 y - x + F2 y + 2x + x F3 एंड y + 2x और PI + 1/27 e⁻x + 2y। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, अगर सपोज दैट हमारा जो PI है वो fx और y जो हमारा टर्म बन रहा है वो x⁻m और y⁻n टर्म में आ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे और डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, इसको PI फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को अगर हमारा कोई ऐसे टर्म आता है, हमारा क्या है 1/f जो हमारा D और D' और हमारा जो फंक्शन यहाँ आएगा x⁻m और y⁻n। ओके,
तो इस टर्म को हमें क्या करना है ना, जो हमारी ये हमारे क्या बोलते हैं, अंश है, हर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, इसको क्या करेंगे ना माइनस के टर्म में ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे कुछ 1 की पावर प्लस या माइनस में बनेगा, ये हमारा बन जाएगा कैसे 5 के टर्म में, सपोर्ट मैंने मान लिया कोई हमारा टर्म है डी और डी डैश बनेगा और ये माइनस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा x की पावर m y की पावर n। अभी जो दोस्तों मैं स्टेप बता रहा हूं इसमें एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको और भी इजिली क्लियर हो जाए। अब ये टर्म बनने के बाद अब क्या है, ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमको पता है बाइनोमियल थ्योरम हम क्या करते हैं, अगर हमारा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 के टर्म में बन रहा है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह के टर्म में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बन रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अगर सपोज दैट इवन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 के टर्म में आ रहा है तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसके पहले भी दोस्तों आपने ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। अब देखो अब क्या है ना, ये m और जो n है ना, इसको हम क्या करेंगे, जो टर्म हम कन्वर्ट करेंगे d और d डैश के लिए। अगर हमारा m ग्रेटर n है तो हम d डैश अपॉन d लेंगे। अभी d डैश अपॉन d कैसे, अभी आपको देखो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर n अगर हमारा ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, d अपॉन d डैश लेंगे। अगर हमारा m और n दोनों इक्वल है, ये पावर की बात कर रहा हूं, जो हमारा m और n है, तो इसको क्या है, हम d किसी भी टर्म में लेंगे तो हमारा ये इजिली सोल्यूशन करने का मेथड है। ओके, अब देखो यहां तक आपको समझ में आया। बस अब देखो ये प्रॉब्लम किस तरीके से पूछा जाएगा, ये स्पेशल दोस्तों केस बनता है। अगर सपोज दैट हमारा CI और CF और PI दोनों पूछ रहा है, तो ये मान चलो हमारा जो क्वेश्चन 10 नंबर का दोस्तों, इवन यहां से यूनिट 1 से 20 नंबर तो कंफर्म मान लो दोस्तों आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, वो न्यूमेरिकल पे डिस्कस करता है, वो कैसा न्यूमेरिकल दे रहा है, कैसा क्वेश्चन दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, बट 10 नंबर में दोस्तों पूछ सकता है। अब देखो इस जो मैंने बताया हुआ है स्पेशल केस, उस पर देखो एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मैंने मान लिया, एक मैंने प्रॉब्लम लिया, डिफरेंशिएट डी क्यूब अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब डेल जेड और डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर और y। अब ये क्या है, m और n के टर्म में है ना, m और n के टर्म में है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको d के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारा कितना हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर d डैश जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर और y। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सिलरी इक्वेशन इसको बनाते हैं, जहां हम d इक्वल टू क्या लेते हैं, m लेते हैं, और d डैश इक्वल टू 1 लेते हैं, और हमारा जो z है इक्वल टू 1 लेते हैं। तुम्हारा कितना बचेगा, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से क्या है, m हमने क्या कहिए कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 और 2, ये 0 की वैल्यू आ गई। अब इसका हमारा जो CF बनता है, CF वो क्या होगा, F1 y माइनस ये 0 0 है x के लिए, तो y हो जाएगा, प्लस क्या करते हैं हम x का मल्टीपल करते हैं x, F2 ये हमारा हो जाएगा y प्लस x है, अब ये क्या हो जाएगा F3 और ये हो गया y प्लस 2x। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है 2 है तो y प्लस mx होता है, m की वैल्यू क्या है 2 है। ये यहां तक हमारा CF यानी हमें यहां से फाइंड हो गया। अब बचा हमारा क्या है PI, क्योंकि अगर दोस्तों अगर CF और PI हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, यहां तक तो आप कर ही लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके PI की, कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब क्या है, हमने क्या किया, इस टर्म में कन्वर्ट किया पहले 1/d के टर्म में, तो ये कितना हमारा d क्यूब है माइनस 2d स्क्वायर d डैश। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा x की पावर 2 3x स्क्वायर और y, यही हमारा गिवन है। अब हमने क्या किया, यहां से हमारा 3 ऐसे है। अब हमने क्या किया, इस टर्म को कन्वर्ट करने के लिए माइनस को बना d मैक्सिमम पावर को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। d क्यूब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस, अब d स्क्वायर कॉमन मिला है ना, तो d क्यूब मिला है, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 d डैश अपॉन d होगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर y। ओके, अब क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। माइनस के टर्म में बोला ना, इस टर्म में ले जाना है आपको। स्टेप आपको दोस्तों इसी तरह सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा d क्यूब हो गया, अब कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा d माइनस 1 एक्स स्क्वायर और y। ओके, अब क्या करना है, इस माइनस के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। फॉर्मूला हमारा तो 3
टी क्यूब 1 माइनस होगा एक्स है, ये हमारा एक्स है 2 डी डैश अपान डी प्लस, अब क्या स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 2 डी डैश डी स्क्वायर और डॉट डॉट ही चलेगा और ये एक्स स्क्वायर एंड वाई। ओके, यहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म हम किस तरीके से कहां तक ले जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या एक तरीके डेरिवेटिव है, क्योंकि जो हमारा डी डैश है वह हमारा क्या है, फंक्शन है डी अपॉन डी वाई का, इसके पहले बताया है आपको कई बार। और ये क्या है, इक्वल डी अपॉन डी एक्स का है, ये तुम्हारा शो कर रहा है, ये डी डैश और डी। ठीक है, इवन यहां भी यही शो कर रहा है। अब हम सोच रहे हैं इसको हम कहां तक ले जाएं। अब देखो कॉमन सेंस है, अब ये वाई का टर्म है, इससे देखो क्योंकि ये मल्टीपल है ना इसका, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज दैट डी डैश के टर्म में वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक बार तो हमने किया तो 1 आ गया, दूसरी बार करेंगे 0 आ गया, यानी यहां तक हम ले जाए तो सफिशियंट है इसका लिए। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 3 डी क्यूब 1 प्लस 2 डी डैश अपान डी। ओके, क्योंकि आगे का टर्म हम क्या करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यही रोक दिया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई, यहां तक आपको याद रखना। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यही मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा कितना बन गया 3 डी क्यूब, इसको कैसे मल्टीपल किया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 डी डैश अपान डी एक्स स्क्वायर एंड वाई। ओके, इस केस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमारा एक्स की पावर के रूप में बनता है। दोस्तों वीडियो को आगे से बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब क्या है, ये हमारा कितना बन गया 3 डी क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीपल हमने कर दिया था तो एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या है, डी डैश है ना, डी डैश है। अब डी डैश हमारा क्या डिनोट कर रहा है, बताया मैंने, डी डैश इक्वल टू क्या है डेल अपान डेल वाई पार्शियली। तो वाई कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं ना इसको 2 डी एक्स स्क्वायर, वाई हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 3 डी क्यूब, ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई। अब देखो हमने d के लिए बताया था ना, अब ये 1 अपॉन डी दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, आपने इसके पहले कई बार पढ़ा है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन यहां होता है जिसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा डी डैश दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में होगा, जो हमारा फंक्शन दिया होगा। समझ में आया, एक एक स्टेप दोस्तों ध्यान समझिएगा। अब 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए तो कितना हो जाएगा 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि क्या है इंटीग्रेशन है। अब ये 3 डी क्यूब बचा और ये बचा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब। ओके, अब एक चीज देखो, यहां डी क्यूब है, अब डी क्यूब के लिए मैंने बताया था ना एक्स के लिए है, अब इसको 3 बार यानी क्या इंटीग्रेशन करना है। चलो हमने पहली बार इंटीग्रेशन किया 3, अब कितना बचा डी स्क्वायर बचा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी वाई कॉन्स्टेंट एक तरीके से रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, अगेन हमने फिर से किया तो 3 अपॉन डी बचेगा, ये हमारा y अपॉन 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये हो गया 12 हो गया था, अब ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5। ओके, फिर अगेन हम क्या 1 अपॉन डी दी हमारा, फिर से अगेन हम करेंगे इसको, ये हमारा कितना था y अपॉन 12 था, ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये 60 हो गया था और ये x की पावर 6 अपॉन 6। ओके, अब तो कोई डी बचा नहीं, हमारा सोल्यूशन हो गया यहां तक। अब क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा x की पावर 5 y 60 प्लस, अब ये इसको काट दो 180 हो जाएगा, यहां से 180 x की पावर 6, यानी जो हमारा जो पी है ना ये भी हमें फाइंड हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर कितना बचा, z इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा CF होता है प्लस क्या होता है PI होता है। तो हमारा CF की ऑलरेडी वैल्यू हमने फाइंड किया था कितना, F1y प्लस x F2y प्लस F3y प्लस 2x, और हमारा जो PI है वह ये मिल गया 3 x की पावर 5 अपॉन 60 प्लस 1 और 180 1 x की पावर 6। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया वीडियो कि हम किस तरीके से इसको इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम में इवन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आप इंपॉर्टेंट है, अभी मैं दोस्तों वही डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।